हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एमएल केमिस्ट्री क्लासेस। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सीएफटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, सीएफटी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग को बताने वाला एक थ्योरी है। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में एक आपके पास मेटल होगा और उसके साथ में कंबाइन होंगे कुछ लिगेंड्स जो उसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से होता है, इस चीज़ को बताने के लिए मेनली 3 टाइप की थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज वीबीटी, सेकेंड इज सीएफटी विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वीबीटी मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड एमओटी जिसको इसके केस में एलएफटी यानी कि लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये 3 थ्योरीज आपको बताएगा कि किस तरीके का बॉन्डिंग आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर पॉसिबल होता है। सबसे पहले जब आप वीबीटी का स्टडी करते हो तो वीबीटी के अकॉर्डिंग आपके मेटल और लिगेंड्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको कोवेलेंट माना जाता है। इसका मतलब आपके मेटल के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आपको इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनके अंदर ओवरलैपिंग के थ्रू लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक तो ठीक था। वीबीटी आपको हाइब्रिडाइजेशन बता सकता था, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकता था, इवन कुछ हद तक मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताता था। लेकिन देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी जिसकी वजह से आगे के टाइम में सीएफटी और एलएफटी को आना पड़ा। तो यहाँ पे सीएफटी के आने का रीज़न क्या है? देखो, नंबर वन जो ड्रॉबैक है वीबीटी का वो है कि मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मूवमेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है, इस चीज़ को वीबीटी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता। सेकेंड चीज़, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का कलर बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत अच्छे कलर्स ये शो करते हैं। तो कलर को शो करने के रीज़न के बारे में भी वीबीटी आपको कुछ नहीं बताता है। द थर्ड थिंग इज, आपने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं, आपने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं, लेकिन दोनों बनते क्यों हैं इसका रीज़न भी वीबीटी के अंदर नहीं बताया जाता है। द फोर्थ थिंग इज, आपका जो लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे होता है, वीक फील्ड लिगेंड कैसा होता है, उसके बारे में भी वीबीटी नहीं बात करती है। यानी कि ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से बॉन्डिंग को समझाने के लिए सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आगे आना पड़ा। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले समझेंगे बेसिकली सीएफटी है क्या, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है, और उसके बाद में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के सीएफटी को डिस्कस करेंगे। देखिए, सीएफटी के अकॉर्डिंग जो मेटल और आयन का इंटरेक्शन है उसको प्योरली आयनिक कंसीडर किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी, द इंटरेक्शन ऑफ मेटल एंड ligand is supposed to be purely ionic। यानी कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का कोई बात नहीं होने वाला है, यहाँ पे ऑर्बिटल का बात नहीं होगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग का भी कोई बात नहीं होगा। तो अगर बेसिकली सोचा जाए तो सीएफटी आयनिक कंपाउंड्स के बनने का थ्योरी है जिसी को हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ये हुआ कि सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड का जो बॉन्डिंग है वो क्या होता है, प्योरली आयनिक होता है। अब आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हो वहाँ पे आपने थोड़ा सा ये पढ़ा होगा कि जब भी आयनिक सॉलिड बनता है, जैसे सपोज करें आपके पास NaCl है, NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो NaCl के केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे केवल एक Na+ आयन का बात कर रही हूँ। Na+ सपोज मिडिल में है, बीच में सेंटर के अंदर है, तो उसके चारों तरफ से 6 क्लोराइड आयन उसको क्या करेंगे, सराउंड करके रखेंगे या उससे आगे कंबाइन हो जाएंगे। वैसे ही आपके यहाँ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा, आपका मेटल आयन होगा और उसको आके लिगेंड्स डिफरेंट डायरेक्शन से सराउंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सीएफटी के अंदर हम लोग हमारे लिगेंड को और मेटल को पॉइंट चार्जेस कंसिडर करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू सीएफटी, द लिगेंड्स एंड metal is considered as point charges। ठीक है, अब पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या हुआ, आपके पास 2 तरह के लिगेंड होते हैं। नंबर 1 लिगेंड इज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और नंबर 2 टाइप इज न्यूट्रल लिगेंड्स। देखिए, अगर आपके पास में लिगेंड सपोज करें
हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपके पास में क्लोराइड आयन हो, इस तरीके के लिगेंड अगर आपके पास में प्रेजेंट हो तो हम उनको नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। लेकिन मेनली हमने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो जनरली न्यूट्रल टाइप के लिगेंड्स होंगे। सपोज आपके पास में H2O हो गया या आपके पास में अमोनिया हो गया, तो इस केस के अंदर हम उनको पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं करके हम उनको डाइपोल कंसीडर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके का। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो अगर हम ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट शो करें तो ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो मेरे ऑक्सीजन के ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे भी आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से दो डाइपोल्स जनरेट हो गए। फाइन, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव डाइपोल होगा ये मेरी मेटल की तरफ होगा। तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, लिगेंड और मेटल दोनों को हमने क्या किया है, पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, जहाँ पर मेटल तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा मेटल है, ठीक है, M+ आयन, ये मेरा मेटल, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अगर इसकी तरफ मैं एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड लेके आऊँ, ठीक है, सपोज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड इसकी तरफ आ गया। अच्छा, इस साइन को इधर की तरफ शो करते हैं हम, क्योंकि लिगेंड दिखा ना मेटल को इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में अगर क्या हो रहा है, इस तरीके का इंटरेक्शन है, तो ये यहाँ पे इंटरेक्शन होगा आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, जो कि आप सॉलिड स्टेट के अंदर सॉलिड्स के, आयनिक सॉलिड्स के फॉर्मेशन में भी देखते हो। अब मान लो ऐसा है कि आपका जो ये पॉजिटिव आयन है वो एक न्यूट्रल लिगेंड के कांटेक्ट में है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका जो लिगेंड होगा, मैं ना लिगेंड मान लीजिए ये मेरा एक न्यूट्रल लिगेंड है और यहाँ पे ये लिगेंड का मैं L1 पार्ट कर दूँ और इसको L2, तो ये वाला पार्ट हो गया इसका पार्शियली नेगेटिव और ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव। तो जब अगर आपका लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हो तब तो क्या होगा, आयन आयन इंटरेक्शन होगा। लेकिन अगर आपका लिगेंड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस केस के अंदर जो नेगेटिव डाइपोल होगा वो किसकी तरफ होगा, आपके मेटल आयन की तरफ। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कौन सा होगा, हियर द इंटरेक्शन विल बी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। फाइन, तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि लिगेंड और मेटल के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, CFT के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेक्शन होगा मेटल और लिगेंड के बीच में वो कौन सा होगा, प्योरली आयनिक होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेटल और लिगेंड दोनों को ही पॉइंट चार्जेस कंसीडर करेंगे। अगर आपका लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो आयन आयन इंटरेक्शन होगा, अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस केस के अंदर यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो अब CFT के आगे के पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैं CFT को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल चीज़ आपको समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल्स काम में आने वाले हैं। तो d ऑर्बिटल्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो हम सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स क्या हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। आप जानते हैं s ऑर्बिटल तो एक ही टाइप का होता है और p ऑर्बिटल होते हैं टोटल 3 टाइप्स के। इसी तरह d ऑर्बिटल्स जो होंगे वो मेरे टोटल 5 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से, द नंबर 1 टाइप इज dxy, सेकेंड इज dyz, थर्ड इज dzx, नेक्स्ट dx² y² एंड dz², ठीक है। यहाँ पे ये जो 1 2 3 dxy dyz और dzx हैं, इनके लोब्स हमेशा 2 एक्सिस के बीच में लाई करेंगे। जैसे सपोज करें मेरे पास dxy ऑर्बिटल है, तो मैं इसको किस तरीके से ड्रॉ करूंगी, मान लीजिए ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है, इसको मैं y एक्सिस शो कर दूं और ये मेरा x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर dxy जो ऑर्बिटल होंगे उनके जो लोब्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, x और y एक्सिस के बीच में, यानी कि इनके लोब्स कुछ इस तरीके से शो करेंगे। दीज आर द लोब्स ऑफ dxy ऑर्बिटल्स। फाइन, नेक्स्ट हम चलते हैं dyz के ऊपर। dyz के केस में क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स का लोब होगा वो y और z एक्सिस के बीच में होगा। तो मैं काम करती हूँ, इस बार y इसी को रखती हूँ बट इसको मैं z कंसीडर करती हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे जो लोब्स होंगे dy और dz के, वो कहाँ पर लाई करने वाले हैं, दीज विल लाई इन बिटवीन द y एंड z एक्सिस।
नंबर 3 को अगर हम ऑब्जर्व करें ZX को, तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है जो लोब्स होंगी वो कहाँ पे होंगी, Z और X के बीच में। तो यहाँ पे इस केस के अंदर क्या होगा, सपोज ये मेरा X एक्सिस हो गया, इस बार मैं Z को यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ। तो DZX के जो मेरे ऑर्बिटल्स के लोब होंगे वो Z और X एक्सिस के बीच में इस तरीके से लाई करेंगे। सो दिस इज माई DXY, DYZ एंड DZX ऑर्बिटल। अब बात करते हैं इन दोनों की। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन तीनों की लोब्स कहाँ पर लाई कर रही है, लोब्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि ये चीज़ आगे बहुत काम में आने वाली है। नेक्स्ट आप देखिए DX2, Y2 एंड DZ2। अब इनके केस में क्या है, इन दोनों की लोब्स लाई करती हैं ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। जैसे अगर किसी ऑर्बिटल की लोब X और Y दोनों के ऊपर लाई कर रही है तो उसको आप बोलोगे DX2, Y2। इसको देखिए हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये मेरा सपोज दिस इज माई X एक्सिस, दिस इज माई Y एक्सिस। तो इसके लोब्स कुछ इस तरह होंगे, देखिए ये 2 लोब्स हो गए मेरे X पे और ये 2 लोब्स हो गए मेरे Y पे। सो दिस इज माई DX2, Y2 ऑर्बिटल। अभी DZ2 को कैसे डिनोट करेंगे, तो देखिए DZ2 कुछ ऐसा होगा, ये मेरा Z एक्सिस, ठीक है, इसके लोब्स Z के ऊपर लाई करने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से इसको शो किया जाता है। देखिए एक लोब तो इस तरीके से, ये दूसरा लोब। अभी ना हम इसको थोड़ा सा डोनट की तरह इस तरीके से शो करेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द DZ2 ऑर्बिटल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज, इन तीनों का लोब कहाँ लाई करने वाला है, लाइज इन बिटवीन द एक्सिस। और इन दोनों का लोब कहाँ लाई करेगा, लोब्स लाइज ऑन द एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर यहीं पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाली है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे CFT को समझते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सबसे पहले देखिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्रिस्टल फील्ड है क्या। CFT का फुल फॉर्म आप जानते हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि क्रिस्टल फील्ड का बेसिक मीनिंग क्या है। अब एक चीज़ आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स पढ़ते हो, कि अगर आपके पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल का कोई ना कोई फील्ड होने वाला है। जैसे सपोज कीजिए ये मेरा यहाँ पे क्या है, एक मेटल आयन पड़ा है, ये M+ से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ। फाइन, अब मैंने क्या कहा, ये मेरा एक चार्ज पार्टिकल है। दूसरा मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिगेंड को शो करती हूँ। सपोज ये लिगेंड मेरा नेगेटिवली चार्ज है। Whenever you have any charge particle, जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल होगा, ऑलवेज इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में पढ़ते हो। मैं उसको बेसिकली नाम कोई दे नहीं रही हूँ, मैं जस्ट जनरल बता रही हूँ कि उसका कोई ना कोई फील्ड होगा, ठीक है। तो यानी ये जो मेरा लिगेंड है, मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे फील्ड है। अब क्या होगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में आएगा, इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, तो ये कोई ना कोई फोर्स रिपील करेगा। सपोज अगर नेगेटिव चार्ज जो है या नेगेटिव आयन है वो नेगेटिव चार्ज के ही फील्ड में आता है तो उसको रिपल्सिव फोर्स फील होगा। एट द सेम टाइम अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव के फील्ड में आए तो उसको अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब एक आयन के इन्फ्लुएंस में दूसरा आयन आता है तो उस केस के अंदर उसको मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस फील्ड होते हैं। इसका रीजन है इनका क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल फील्ड का एक जनरल डेफिनेशन कि क्रिस्टल फील्ड क्या है, हर एक आयन का एक खुद का फील्ड होता है और जब ये फील्ड किसी और के इंटरेक्शन में आता है तो जो फोर्स फील होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिस्टल फील्ड। तो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड का आपके मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसी को हम स्टडी करते हैं इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, ठीक है। तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गया कि CFT ये चीज़ होगा हमारा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको एक जनरल धीरे धीरे हम ऑक्टाहेड्रल के केसेस में समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में 5 d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सपोज ये मेरे 5 d ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। दिस इज DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 एंड DZ2, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे इसके एनर्जी को शो करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसका एक एनर्जी लेवल है। अभी इनिशियल कंडीशन का बात करते हैं ना। जैसे मान लो आपका ये मेटल अभी पड़ा था, ठीक है। अभी अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनना है तो आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रॉन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का कि यहाँ पर ये 4 तो होंगे कहाँ पे, प्लेन के अंदर, एक होगा अबाउ द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन, ठीक है।
तो इन सभी के बीच में एंगल कितने का होने वाला है, 90 डिग्री का एंगल होने वाला है। अगर मैं एक्स वाई जेड सारे एक्सिस को शो करूँ तो वो मैं कुछ इस तरीके से शो कर सकती हूँ। देखो इस तरीके से, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, इन सभी के बीच का भी एंगल कितना होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। यानी हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो आने वाला जो मेटल है उसको कहाँ से अप्रोच करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर 90 डिग्री का एंगल है सभी के बीच में तो आने वाला जो लिगेंड है वो कहाँ से अप्रोच करेगा, वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा। ठीक है, इसको कुछ कुछ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आपके पास में एक, सपोज करो एक क्यूब है ऐसा, ठीक है, ये एक आपका क्यूब है इस तरीके का। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मैंने ये इस क्यूब के अंदर, इस मिडिल पोर्शन के अंदर मैंने इस मेटल को शो कर दिया, ये मेरा मेटल आयन हो गया। अब अगर इस क्यूब के अंदर मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या होगा, लिगेंड्स को कहाँ से अप्रोच करना पड़ेगा, ये जो मेरा क्यूब है ना इसके फेस के सेंटर से। यानी देखो एक मेरा लिगेंड यहाँ से आए, दूसरा लिगेंड यहाँ से आए, ठीक है, तीसरा लिगेंड आएगा इस फेस के सेंटर से, फोर्थ वाला इससे, फिफ्थ वाला अबाउ और सिक्स्थ वाला इधर। तो आप जनरल एक चीज़ बता सकते हो कि आने वाला जो आपका लिगेंड है ना वो कहाँ से आ रहा है, फेस के सेंटर से। और आप सॉलिड स्टेट में एक चीज़ पढ़ते हो कि जब फेस के सेंटर्स को मिलाया जाता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो बीच में बॉडी के ऊपर आपका जो वॉइड बनता है उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कुछ कुछ आप ऐसा समझ सकते हो कि जो मेरा मेटल है वो कहाँ पे बैठा है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर बैठा है, और आने वाले लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, दीज आर अप्रोचिंग फ्रॉम वेयर, सेंटर्स ऑफ फेसेस। तो अगर इसके अंदर देखो मैं ऊपर वाले को y एक्सिस बोलूँ, ठीक है, ये इधर वाले को x एक्सिस बोलूँ, मान लो ये x है और ये y हो गया, और इधर वाले को अगर मैं z एक्सिस बोलूँ तो आने वाला लिगेंड मेरा एक्सिस की तरफ से ही तो अप्रोच कर रहा है। तो मेन पॉइंट ये है कि हमको ये समझना होगा जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, यहाँ पे आने वाला जो लिगेंड है वो ऑलवेज अप्रोच कहाँ से करेगा, फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अभी इस चीज़ का बात करते हैं। देखिए मान लो ये आपके पास में 5d ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर योर 5d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। ठीक है, अभी ये जो स्टेट है ना इनका, ये कैसा है, ये स्टेट हो गया इनका ग्राउंड स्टेट। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्राउंड स्टेट ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मेरे मेटल के, तो ये मेरे मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उनका कौन सा स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट। अभी जैसे सपोज करो ये एक इनिशियल कंडीशन है जिसके ऊपर हमारा जो मेटल है उसके आसपास लिगेंड्स आए नहीं हैं, उन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट नहीं किया है, मतलब उनकी तरफ अप्रोच नहीं किया है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अभी इनकी एनर्जी एकदम बढ़िया थी। ठीक है, अब क्या होगा, बढ़िया मतलब अभी इनका एनर्जी क्या है, बहुत कम है, यानी ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है। अब क्या होगा, ये जो लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, ये मेटल की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, समझते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में ये मेटल आयन है, सपोज ये मेटल आयन है। ठीक है, अभी एक चीज़ मानते हैं, जैसे ये इसका 1 2 3, ये इसका 3 एक्सिस हो गया। यहाँ पे आके बाद में लिगेंड लगने वाला है। मैं अभी ना लिगेंड्स को थोड़ा दूर दूर शो कर रही हूँ, अभी थोड़े दूर दूर है। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मेटल आयन तो ये रहा और ये रहे लिगेंड्स। तो जब स्टार्टिंग का कंडीशन होगा तो लिगेंड्स बहुत दूर से धीरे धीरे मेटल की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो, मेटल के पास में है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये मेरा जो मेटल है ये पॉजिटिवली चार्ज है। एट द सेम टाइम इसके पास में ना डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हैं, तो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। एंड लिगेंड्स जो हैं, लिगेंड्स तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। तो लिगेंड हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब देखो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ 2 टाइप के इंटरेक्शन होंगे। देखो क्या बोलेंगे इनको, जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सबसे पहला इंटरेक्शन कौन सा होगा, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि 2 तरह के फोर्स जनरेट होते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट इंटरेक्शन इज प्राइमरी इंटरेक्शन। ठीक है,
और ऐसे बोला जा सकता है कि जो फर्स्ट टाइप का फोर्स होगा उसको प्राइमरी इंटरेक्शन बोलोगे, वो किस किस के बीच में होगा, दिस विल बी बिटवीन द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल। तो फर्स्ट इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, प्राइमरी इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज मेटल के बीच में। भाई नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, और इस संसार का रूल है कि यहाँ पे अगर आपके पास में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, जब भी जो अपोजिट चार्जेस होने वाले हैं, तो उनके केस में ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। तो प्राइमरी इंटरेक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अट्रैक्टिव फोर्सेज। अट्रैक्टिव फोर्सेस बुक्स के अंदर ना जनरली ऐसा लिखा होता है कि जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो दो तरह के फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो तो उन्हीं फोर्सेस को पहले इंटरेक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर मैं प्राइमरी इंटरेक्शन बोलूँ और मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस बोलूँ, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। अब जानते हो जब भी किसी सिस्टम में अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसका एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से मैं ऐसे सपोज करो, मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एनर्जी हो गई -E1, बाहर निकल गई, ठीक है। अब अगर मैं आगे चलूँ थोड़ा, तो सेकेंड इंटरेक्शन होगा सेकेंडरी इंटरैक्शन, ठीक है। अब सेकेंडरी इंटरेक्शन किन के बीच में होने वाला है, भाई देखो लिगेंड खुद इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, और आपका मेटल के पास में भी तो इलेक्ट्रॉन है, भाई पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि उसने क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उस पर पॉजिटिव आया। बट ऐसा तो नहीं ना उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। तो ये वाला इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, इट विल बी बिटवीन द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बुक्स के अंदर लिखा होता है मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे मेटल के डी और पी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, भाई दो अपोजिट चार्जेस हैं तो इनके बीच में ऑलवेज क्या होता है, रिपल्सन। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, और रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। और जब भी दो सिस्टम के बीच में रिपल्सन बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। एनर्जी इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ एनर्जी बढ़ा होगा। सपोज करो यहाँ पे एनर्जी E2 बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब यहाँ पे रिपल्सन बढ़ रहा है फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। भाई देखो बॉन्डिंग का एक जनरल सा रूल है कि आपका जो एटम है उनको स्टेबिलिटी चाहिए, दैट्स वाई दे डू बॉन्डिंग ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रिपल्सन बढ़ने के बावजूद भी इन्होंने बॉन्डिंग क्यों किया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो इसका रीज़न क्या है कि ऑल्दो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स भी है, लेकिन रिपल्सन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी इंटरेक्शन यानी अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर मैं ओवरऑल टर्म देखूँ ना कि भाई ऐसा है E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होने वाला है E2 से, तो ओवरऑल अगर मैं इनका टोटल करूँ तो -E1 + E2, तो जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव, ठीक है। यानी ओवरऑल तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज ही हो रहा है, और एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके इंटरेक्शन हो गए जब लिगेंड आपका मेटल के पास में आता है। अब वापस से इस ओर बढ़ते हैं। ये जो इनिशियल कंडीशन था मेरे मेटल का, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो आपके जो ये 6 लिगेंड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब एक चीज़ समझना, जब लिगेंड्स दूर होते हैं तो वो मेटल की तरफ सिमेट्रिकली अप्रोच करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनसे लिगेंड्स सेम डिस्टेंस पे होने वाले हैं। यानी अगर लिगेंड्स की वजह से कोई इनको रिपल्सन फील होता है तो उसका एक्सटेंट इक्वल होगा, सेम रिपल्सन फील होने वाला है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपल्सन फील हो रहा है और एक को कम रिपल्सन फील हो रहा है। ये स्टार्टिंग का कंडीशन है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब लिगेंड ने मेटल की तरफ आना स्टार्ट किया तो सिमेट्रिकली आने की वजह से, यानी सेम डिस्टेंस से आने की वजह से मेरे 5 ऑर्बिटल्स ने सेम टाइप का रिपल्सन फील किया, ठीक है। इस चीज़ को आप बोलते हो कि भाई ऐसा है कि लिगेंड जो है ना वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहा है, और जब लिगेंड सिमेट्रिकली अप्रोच करता है इसका मतलब क्या होगा कि मेरे 5 के 5 जो ऑर्बिटल्स हैं उनको सेम टाइप का रिपल्सन फील होगा। इसको सबसे बड़े एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो
आपके पास में कोई मूवी है और मूवी के अंदर जनरली क्या होता है, एक हीरो है, हीरो की बहन है, उसके माँ बाप और एक उसका छोटा भाई ले लो, ठीक है। कल को गुंडे आए, गुंडे आके उनको बोलेंगे ओए हीरो, तुझे और तेरे परिवार को मैं देख लूँगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, वो हीरो और उसके परिवार वाले सारे के सारे ऐसे सोचेंगे अरे अरे हमने क्या किया, ठीक है। तो वो सारे के सारे डर जाएंगे। जब इंसान डरता है तो उसका एनर्जी इंक्रीज होता है और उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। तो पांचों इंसान एक साथ डर गए, ठीक है। ये चीज़ हुआ ना। अभी बेसिकली वो बोल के नहीं गया है ना आपका विलन कि मैं ना तुमको ही पर्टिकुलर तुम ही को देखूंगा, ठीक है। वो बोल के गया मैं तुम पांचों को देख लूंगा। तो तुम पांचों में से किसी को समझ में नहीं आने वाला है कि भाई किसने क्या किया है जिसकी वजह से ये हमको देख लेगा। तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, उन सभी का एनर्जी इंक्रीज होगा और वो अपने आप को बचाने के लिए ना कुछ हथियार वथियार लेके अपना सेफ्टी का अरेंजमेंट कर लेंगे। अब देखो आगे की कहानी सुनते हैं कि हुआ क्या। पहले ग्राउंड स्टेट था, ठीक है। अभी ये ऑर्बिटल्स हैं बेटा डीजेनरेट, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या होता है कि जब आपके पांचों जो आपके ऑर्बिटल्स का सेट है उन सभी का एनर्जी सेम हो तो उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। और ऐसे ऑर्बिटल्स को आप बोलोगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो आप ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हो और आप ऐसे भी बोल सकते हो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, ठीक है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं आपके मेटल के। अच्छा अभी देखो क्या होगा, जैसे ही आपके लिगेंड्स इसकी तरफ आना स्टार्ट होंगे इसका एनर्जी, इन पांचों का एनर्जी इक्वली बढ़ेगा। तो अभी इन सभी का एनर्जी इक्वली बढ़ गया, ठीक है। और ये पांचों मेरे थोड़े से एक्साइटेड हो गए, ठीक है। तो इस स्टेट को आप क्या बोलोगे, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे, ये एक्साइटेड स्टेट किसकी वजह से आया है, जब आपका जो लिगेंड था उसने क्या किया, सिमेट्रिकली अप्रोच किया आपके मेटल आयन की तरफ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन लिगेंड अप्रोच, ठीक है, मेटल फ्रॉम फार अवे, ठीक है। जब मेटल थोड़ा दूर से क्या करेगी, आपके लिगेंड की तरफ अप्रोच करेगी तो इसके सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड की वजह से, फार अवे ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड, द ऑर्बिटल्स गेट एक्साइटेड, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल होंगे ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इसको कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी डीजेनरेसी अपलिफ्ट हो गई, मतलब पांचों अभी भी डीजेनरेट ही है, देखो इनका सभी का एनर्जी सेम ही है लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए, यानी इनका एनर्जी अभी थोड़ा इंक्रीज कर गया। अब बेटा क्या होगा, हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो इसके केस में ऐसा होगा कि लिगेंड आने वाले जो हैं वो अप्रोच करेंगे कहाँ से, एक्सिस की तरफ से, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करने वाले हैं। तो पहले जब दूर का कंडीशन था, ठीक है, उस केस में क्या हुआ, धीरे धीरे आपका जो लिगेंड है वो सिमेट्रिकली पास आ रहा है और सभी को सेम रिपल्सन फील हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये और ज़्यादा पास आएगा अब ये एक्सिस की तरफ से अप्रोच करने वाला है। यानी देखो लिगेंड के रास्ते में कौन से ऑर्बिटल पड़ने वाले हैं, जो एक्सिस के ऊपर लाए करते हैं, जिनकी लोब्स एक्सिस के ऊपर लाए करती है। और इससे पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, देखो यहाँ पे कि हमारे पास में ये 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें से ये 1 2 3 dxy dyz और dzx, इनकी लोब्स कहाँ पे लाई करती है, इनकी लोब्स लाई करेगी बिटवीन द एक्सिस। और dx² y² और dz² की लोब्स कहाँ पे लाई करती है, ये लाई करेगी ऑन द एक्सिस। तो आने वाले लिगेंड को अब बीच में रास्ते में कौन मिलेंगी, इन दोनों की लोब्स, यानी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपल्सन ज़्यादा फील होगा एज कम्पेयर टू दीज 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी इनको रिपल्सन कम हो गया तो ये थोड़ा एनर्जी लूज करेंगे, और इनका रिपल्सन बढ़ गया तो इनका एनर्जी थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे जैसे आपका लिगेंड और पास आएगा ये जो 5 आपके डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 सेट्स के अंदर, ठीक है। स्प्लिट होने का रीज़न क्योंकि लिगेंड के रास्ते में आने वाले जो ऑर्बिटल्स थे उन्होंने ज़्यादा रिपल्सन फील किया एज कम्पेयर टू जो नहीं आ रहे थे। तो होगा क्या, यहाँ पे किन्होंने कम रिपल्सन फील किया है, 3 जो आपके ऑर्बिटल्स थे dxy dyz और dzx, ठीक है, इन्होंने कम रिपल्सन फील किया। मैं यहाँ बना देती हूँ dxy dyz और dzx, ठीक है। और
किसको सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील हुआ? जिनका लोब ना लिगेंड के रास्ते में पड़ रहा था, तो वो थे आपके dx² y² और dz²। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड की वजह से डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हुआ है, इसी को आप बोलते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अभी हम वो हीरो वाला एग्जांपल ले रहे थे ना। ठीक है, तो मान लो जैसे हीरो के घर वो आया आपका विलन, और वो आके बोल के गया था कि 5 को देख लूंगा, तो ये 5 मेंबर्स एक्साइटेड हो गए। फिर अगले दिन वो जो विलन था वो आया और आके बोला, देख भाई मैं हीरो तुझे और तेरी बहन को देख लूंगा। ठीक है, तो अभी बाकी घर वाले को क्या बोलेंगे? अभी हम सेफ है, चलो हमको नहीं देखेंगे। तो वो एक्साइटेड थे, पर अब वो क्या होंगे, थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। जब आदमी रिलैक्स होता है तो एनर्जी लूज करता है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। उसके कंपैरिजन में हीरो और हीरो की बहन की क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब तो वो ज़्यादा डर जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है ना, ये क्या थी, एक्साइटेड स्टेट थी। देखो अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो ना, तो यहाँ एक चीज़ आती है स्यूडो एक्साइटेड स्टेट और ट्रू एक्साइटेड स्टेट। अब स्यूडो का मीनिंग क्या हो गया? देखो ऐसे समझो कि जिसकी जान को खतरा था, ठीक है, और जिसकी जान को खतरा नहीं था, उन सभी ने सेम रिपल्सन फील किया, सारे एक्साइटेड हो गए। बट असल में खतरा किसको था? इन 2 को था, इन 3 को नहीं था। तो इन ऑर्बिटल्स को जितना रिपल्सन फील होने वाला था, उससे ज़्यादा ये फील कर रहे थे। ऐसे ही इन ऑर्बिटल्स को जितना रिपल्सन फील होने वाला था, ठीक है, उससे कम रिपल्सन ये फील कर रहे थे। यानी इन दोनों की जो एक्साइटेड स्टेट है ना, ये कौन सी होती है? इसको बोलते हो आप स्यूडो एक्साइटेड स्टेट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरे ये 5 ऑर्बिटल्स है ना, इनके एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किससे? मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एक अजम्पशन माना है कि यहाँ पे इनका जो एनर्जी है वो 0 रहा होगा, और उसको हम डिनोट करते हैं किससे? बैरी सेंटर से। ठीक है, बैरी सेंटर। फाइन, ये हमने जस्ट अज्यूम किया है, इनका ना एनर्जी कुछ ना कुछ होगा। ये एक अजम्पशन है कि यहाँ पे क्या होगा, ये बैरी सेंटर के अंदर इनका एक एवरेज एनर्जी लेवल होगा। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने लायक, कि जब ये 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं ना, तो यहाँ पे ना एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि भाई जितना इन तीनों ने एनर्जी लूज किया है ना, उतना ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। यानी दोनों का जो एनर्जी गैप होगा ना, वो मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है और जो एनर्जी इन्होंने लिबरेट किया है, उसका वैल्यू एकदम सेम होने वाला है। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल एनर्जी चेंज होता है, या फिर टोटल एनर्जी मैं ऐसे बोल दूँ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE होती है, ठीक है, उसको आप डिनोट करते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एनर्जी है ना, उसको आप डिनोट करते हो डेल्टा O से। यहाँ पे O स्टैंड करता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि टोटल एनर्जी चेंज जो था इनका कितना था, डेल्टा O। ये जो हैं आपके 3 ऑर्बिटल्स, इनका एनर्जी कम होता है, तो कितने से कम होगा? माइनस का 0.4 डेल्टा O से। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और यहाँ पर इनका एनर्जी कितने से अपलिफ्ट कर जाएगा? तो इनका एनर्जी अपलिफ्ट करेगा 0.6, ठीक है, प्लस का डेल्टा O से। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जस्ट समरी की फॉर्म में अगर आप सुनो तो क्या था, हमारा CFT बोलता है कि दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आयनिक होगा। ठीक है, मेटल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से 3 लाई करते हैं ऑन द एक्सिस, 2 लाई करते हैं, 3 लाई करेंगे बिटवीन द एक्सिस, 2 लाई करेंगे ऑन द एक्सिस। फाइन, ग्राउंड स्टेट होगी अपने मेटल की जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं, आपके जो मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी बढ़ता है और वो चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। पहले सारे एक साथ एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, क्योंकि आने वाला जो लिगेंड था वो कैसा आ रहा था, वो आ रहा था आपका सिमेट्रिकली। ठीक है, सबसे सेम दूरी पे था वो, तो सभी को सेम रिपल्सन फील हो रहा था। पर जैसे जैसे वो और पास में आया, जो ऑर्बिटल्स उसके रास्ते में पड़ रहे थे उनको रिपल्सन ज़्यादा फील हुआ एज कम्पेयर टू जो उसके रास्ते में नहीं थे, जिसकी वजह से ये जो आपका सेट है, 5 सेट है d ऑर्बिटल्स का, ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। एक ये जो 3 ऑर्बिटल्स का सेट होगा, इनको बोला जाएगा T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, और ये जो 2 ऑर्बिटल का सेट होगा इसको बोला जाएगा EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। देखो EG का मीनिंग होता है इक्वली डीजेनरेट, मतलब 2 जो ऑर्बिटल हैं उनका एनर्जी बिल्कुल सेम है।
T2G मीन्स होता है ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब इन 3 ऑर्बिटल्स का एनर्जी बिल्कुल सेम है। अब G यहाँ स्टैंड करता है जिरेड के लिए। देखो जिरेड का मीनिंग होता है जब किसी कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसके लिए G यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे। इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा, ठीक है, उसको बोला जाएगा CFSE, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा O। आई होप आपको CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस समझ में आया होगा। इसके बाद में अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, उनके वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी स्प्लिटिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल।